हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं गौरव सिंह, आपका दोस्त। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग है, अर्थात हमारा आज पार्ट नंबर 1 पहला लेक्चर है इसमें। और इस चैप्टर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में कराने की कोशिश करूँगा, एक एक कंसेप्ट बताऊँगा इसके मैं आपको। तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से आप समझते चलें, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, करते हैं हम इस चैप्टर की शुरुआत बिना देर किए हुए। इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें यह है विद्युत धारा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टरों में कराया है। विद्युत धारा क्या है, तो मैंने विद्युत धारा की परिभाषा आपको बताई थी। मैं दोबारा से बता देता हूँ, सुन लीजिए। प्रतिवर्ती धारा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, I बराबर Q अपॉन टी। ये होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। यदि मैं इसमें एक काम कर दूं, यहाँ से t बराबर कर दूं 1 सेकेंड, तो जैसे आप t बराबर 1 सेकेंड करेंगे तो I बराबर हो जाएगा Q। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, या फॉर्मूले के हिसाब से कूलम पर सेकंड भी होता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमने यहीं पर आकर के छोड़ दिया था, और आज हम इस चैप्टर नंबर 7 में यहीं से आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और यहां हम लेते हैं अब विद्युत धारा के प्रकार। क्या है? विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला होता है इसका दिष्ट धारा। पहला प्रकार होता है इसका दिष्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी शॉर्ट में अगर बात करें तो डीसी। डीसी आपने सुना होगा, एसी डीसी। तो ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के ही टाइप होते हैं, एसी करंट, डीसी, है ना, एसी डीसी। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। दूसरा टाइप अभी मैंने आपको बताया, और चैप्टर का नाम भी है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं एसी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो आज तक आपने सुना था कि एसी है डीसी है, भाई ये जो करंट है वो कौन सी है, एसी है डीसी है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट है या डीसी डायरेक्ट करंट है। तो आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं दिष्ट धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। वैसे इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात हम इस चैप्टर में डिटेल में जो पढ़ेंगे हम वो दूसरा टाइप इसका प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिष्ट धारा के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्यावर्ती धारा को ही डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो दिष्ट धारा क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखिए। देखिए, जो विद्युत धारा जो होती है ये समय के साथ अपने मान को बदलती है। यदि विद्युत धारा समय के साथ अपने मान को बदल रही है तो टाइप हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और कुछ धाराएं ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ अपने मान को परिवर्तित नहीं करती हैं, ऐसी धाराओं को कहते हैं दिष्ट धारा। तो परिभाषा क्या बनेगी दोनों की, देखिए, वह धारा जो समय के साथ अपने मान को परिवर्तित नहीं करती है, दिष्ट धारा अर्थात डीसी कहलाती है, ठीक। और प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या बनाएंगे, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपने मान को परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। पहले मैं दिष्ट धारा का ग्राफ बना देता हूं, कैसा होगा। देखिए, दिष्ट धारा का मैंने यहां पर आपको ग्राफ बनाया है, तो इस तरीके से होता है दिष्ट धारा का ग्राफ। देखिए, यहां पर मैंने, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, धारा के मान में धारा का मान परिवर्तित देख रहे हैं हम, परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष।
तो हम ये देख रहे हैं कि समय के सापेक्ष धारा का मान परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक तरफ तो लेंगे समय धारा, एक तरफ तो लेंगे हम समय और दूसरी तरफ ले लेंगे हम विद्युत धारा। ठीक है, तो देखिए धारा जो है वो समय के साथ अपने मान को परिवर्तित किए बिना नियत रूप से आगे बढ़ रही है। तो धारा का ग्राफ हो गया ये। तो ये है विद्युत धारा जो कि देख रहे हैं आप समय के साथ साथ आगे बढ़ रही है, परंतु मान में परिवर्तन किए बिना एकदम नियत रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए इस प्रकार की धारा कहते हैं हम दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। समझ में आया आपको? अब देखिए मैं आपको बनाता हूं ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहां क्या लेंगे हम? समय लेंगे। समय क्या लेंगे हम? समय। ये है समय और यहां लेंगे हम धारा आई। ये है आपका 0। अब देखिए विद्युत धारा कैसी, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो किस प्रकार से होती है? इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से होती है। मैं इसको और सही से बना दूं। ठीक है, इस तरीके से होती है। ये थोड़ा सा मेरे से सही से नहीं बना है, आप बना लेना इसको अच्छे से, ऐसे करें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ती है। देखिए यहां क्या है? ये है धारा का अधिकतम मान और इसी को कहते हैं हम आई नॉट। क्या बोलते हैं? आई नॉट, धारा का अधिकतम मान। लेकिन ये कहां है? धनात्मक दिशा में है, इसलिए प्लस बना देते हैं इसको। ठीक है, ये धारा है आई और ये जो है ये भी क्या है? धारा का अधिकतम मान है, परंतु ये कैसा है आपका? ऋणात्मक दिशा में है। आप देख रहे हैं ऋणात्मक दिशा में नीचे की तरफ। तो ये है आपकी धारा की ऋणात्मक दिशा और धारा का मान भी क्या है? अधिकतम है। और अधिकतम मान को आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक दिशा के लिए प्लस लगा दिया, ऋणात्मक दिशा है अर्थात नीचे के लिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया है। और है कौन? क्या ये धारा के अधिकतम मान है। यानी देखिए यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, ये क्या है? धारा का अधिकतम मान। सबसे ज्यादा मान यही तो होगा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर धारा का अधिकतम मान होगा और यहाँ इस पॉइंट पर अधिकतम मान होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। देखिए धारा पहले इसका मान क्या है? 0 है। धीरे धीरे धारा का मान बढ़ता जा रहा और एक समय बाद धारा अपने अधिकतम मान में पहुंच जाती है धनात्मक दिशा में। और फिर धीरे धीरे धनात्मक दिशा में उसका मान क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा और फिर कुछ समय बाद क्या हो गया? फिर से शून्य हो गया। फिर धारा का मान ऋणात्मक दिशा में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय बाद अधिकतम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ऋणात्मक दिशा में ही घटते घटते क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में परिवर्ती रूप से, या नहीं परिवर्ती नहीं, आवर्ती रूप से धारा जो है यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में अर्थात दोनों दिशाओं में आवर्ती रूप से अपने मान को परिवर्तित कर रही है समय के साथ साथ। इसी प्रकार की धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा अर्थात ऑल्टरनेटिंग करंट। आपको समझ में आया? ठीक है, तो दोनों के ग्राफों से एकदम डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा की। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहां से अगर हम बात करें कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका ग्राफ इसी प्रकार का क्यों आता है? देखिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि एक होता है CRO। क्या होता है? CRO, कैथोड रे ऑसिलेटर। आप उसमें किसी भी सिग्नल का इनपुट लगाइए और फिर उसका ग्राफ प्लॉट कर देता है। तो जब आप प्रत्यावर्ती धारा का सिग्नल लगाते हैं इनपुट में CRO के, तो आपको स्क्रीन पर उसका ग्राफ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास CRO नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? आपको पता कैसे चलेगा? तो आइए हम गणितीय रूप से समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से ही क्यों आता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के जो समीकरण होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं। जब आपको इनके समीकरण मालूम हो जाएंगे उसके बाद आप समय के मान को चेंज कर करके आप धारा के मान को, वोल्टेज के मान को या फिर आप विद्युत वाहक बल के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। और ग्राफ खींच के देखेंगे आप तो ऐसा ही ग्राफ आता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी कुंडली को तेजी के साथ घुमाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पिछले चैप्टर के, ठीक है,
अनुसार हम ये देखते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी कुंडली को तेजी के साथ घुमाया तो कुंडली के फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के साथ साथ एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और उसी विद्युत वाहक बल का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को तेजी के साथ घुमाया जाता है, कितने वेग से, ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, ठीक है। तो तेजी के साथ जब घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, यहां लिख देते हैं हम चुंबकीय, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ये हमने पढ़ रखा है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पिछले चैप्टर में हमने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। परंतु हम क्या जानते थे कि यहां देखिए, हम जानते हैं यदि किसी कुंडली को जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखी है और उसको हम तेजी के साथ घुमाते हैं तो कोणीय विस्थापन कितना होता है, कोणीय वेग ओमेगा का हम मान जानते हैं कोणीय विस्थापन की दर, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग होती है, और ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए यहां से थीटा का मान क्या होगा, ओमेगा टी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा थीटा कितना होता है, ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग ओमेगा के साथ कुंडली को घुमाया जा रहा है, ठीक, टी समय के लिए घुमाया, और ये क्या है, कोणीय विस्थापन थीटा है। अब देखिए यहां से हम यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, हो गया आपका ओमेगा टी, कोई दिक्कत ही नहीं। ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया, जब कुंडली को एक सम चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। आ गया, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कितना हुआ, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी, यही तो होता है, और डी अपॉन डी टी, और फाई का मान जो है ऊपर, इसको हम लिख देते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं या नहीं। अर्थात डी फाई अपॉन डी टी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, बी ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अर्थात डी अपॉन डी टी और कॉस ओमेगा टी आ गया। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, इसके आगे करता हूं मैं। देखिए डी फाई अपॉन डी टी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, बी ए, और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कॉस ओमेगा टी का समय टी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर रहे हैं, जो कि कितना आता है, कॉस ओमेगा टी का हो जाता है माइनस के साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का हम करेंगे दोबारा से ओमेगा टी में से ओमेगा कांस्टेंट बाहर, टी का हो जाएगा 1। तो दोस्तों बायो वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस चैप्टर में बायो वालों को बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिक फॉर्मूले नहीं पता होते हैं मैथमेटिक्स के, तो वहाँ उनको दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट को लिख दूँ यहाँ पर, ताकि बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा फायदा हो जाए। देखिए एक फॉर्मूला होता है d अपॉन डी टी, ठीक है, और साइन d अपॉन डी थीटा साइन थीटा। यदि हम साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोस्तों वो कितना आता है, वो हमेशा कॉस थीटा आता है, ठीक है। और यदि हम कॉस थीटा का करते हैं, कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोस्तों, तो वो आता है माइनस के साइन थीटा। इतना आपको समझ में आया होगा, ये दो फॉर्मूले हो गए साइन थीटा और कॉस थीटा के अवकलन के। यदि मान लीजिए थीटा के साथ कोई एक और वैल्यू है जो कि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि क्या करता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं डी अपॉन डी थीटा, और मैंने यहां लिखा है साइन 6 थीटा। आप देख रहे हैं थीटा में किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, अर्थात यहाँ क्या आ गया, कोण का भी क्या आ गया एक, ठीक है,
एक क्या आ गया, एक गुणांक आ गया, कोण में भी क्या आ गया, एक गुणांक आ गया। तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे खुलेगा भाई। इसको पहले दिमाग में पूरे को थीटा मानिए, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है आपका 6 थीटा। और दोस्तों थीटा के साथ कुछ और, मतलब एंगल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, जैसे 6 आ गया, इसका हमें दोबारा से देखिए, इस पूरे का हमें क्या करना होगा, दोबारा करना होगा, अर्थात कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और थीटा का थीटा के सापेक्ष हो जाएगा 1, अर्थात हम देख पाए कि cos 6 थीटा, यानी कि जो एक्स्ट्रा में जो आया था टर्म 6, उसकी क्या आ गई है, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, तो यही चीज यहां पर होगी। देखिए आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने आपको तरीके से समझाने की कोशिश की है। और देखिए यहां पर देखिए क्या है, ओमेगा टी आ गया ना भाई, कॉस इसको मानिए पूरा थीटा, कॉस थीटा, ओमेगा टी को मान लीजिए थीटा, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। और जिसको आप कुछ मान लेते हैं, जैसे मैंने, आप देख रहे हैं आप कि मैंने ओमेगा टी को पूरा माना थीटा, तो ऐसे में आप दोबारा करते हैं, यानी ओमेगा टी का आपको दोबारा करना होगा। तो ओमेगा को तो कांस्टेंट मानकर बाहर कर देंगे, और टी का टी के सापेक्ष क्या हो जाता है 1, इसलिए मैंने इंटू 1 नहीं लिखा है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा, डी फाई अपॉन डी टी बराबर हो गया माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो ये जो निकला है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, हम जानते हैं, मान लीजिए कैपिटल ई माना मैंने इसको, ई बराबर माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे के नियम से लिखा है मैंने, इतना ही होता है। अब देखिए ई बराबर माइनस के एन, और ये जो डी फाई अपॉन डी टी है, इसका मान क्या लिखा हुआ है ऊपर से देख लीजिए आप, माइनस के बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। यह माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको मैं यहाँ कर दूं, तो ई बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये यदि साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाए, तो ये जो वैल्यू आएगी ई बराबर एन बी ए ओमेगा, ये क्या आएगा, एन का मान, ई का मान वो अधिकतम हो जाएगा ना। यदि साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाए, तो ये जो वैल्यू रह जाएगी, ये क्या आएगा, इसका अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ये क्या है, इसका अधिकतम मान है। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको ई बराबर, क्या लेते हैं इसको, अधिकतम मान, ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो गया, इसको मैं ई नॉट से प्रदर्शित कर रहा हूँ, और साइन ओमेगा टी। तो ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ गया, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमने यहाँ पर एक समीकरण निकाल लिया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर हम लिख सकते हैं, जहां ई नॉट बराबर क्या है, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, अधिकतम मान है। देखिए अधिकतम मान को हम शिखर मान भी बोल सकते हैं, क्या, शिखर मान, और शिखर मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज है, या तो आप अधिकतम मान कह लीजिए, या शिखर मान कह लीजिए, या फिर आप पीक वैल्यू कह लीजिए, बात एक ही है। तो जिस प्रकार से हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए हमने समीकरण निकाल दिया, अगर इसी को मैं वोल्टेज के लिए लिखना चाहूं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण बोल सकते हैं। यदि मैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की जगह प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, इसका अगर समीकरण लिखना चाहूं तो क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होगा V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल इसके जैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, तो कुंडली पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर, तो वो कौन सा होगा, ये V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यदि हम प्रत्यावर्ती धारा का
समीकरण लिखना चाहे तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कैसा आएगा, देखिए ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आ गया ये, है ना, यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं लिखना चाह रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। वैसे आपको पता चल गया होगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैसे, अरे भाई हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। V का मान है V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। I बराबर V नॉट अपॉन आर और साइन ओमेगा टी, और ये V नॉट अपॉन आर है, यही क्या है, विद्युत धारा का अधिकतम मान, इसलिए I बराबर क्या हो गया, इसको I नॉट मान लेते हैं, धारा का अधिकतम मान है साइन ओमेगा टी आ गया, जहां I नॉट धारा का अधिकतम मान है, यानी कि V नॉट अपॉन आर है, और ये क्या है, धारा का अधिकतम मान है। तो देखिए यहां से मैंने आपको तीनों तरीके से, यानी कि तीनों समीकरण बता दिए मैंने पहले डेरिवेशन करके दिखाया कि विद्युत वाहक बल का समीकरण जो आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किस प्रकार से आ जाता है। इसी प्रकार से आप वोल्टेज का लिख सकते हैं, और अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का निकालना चाहे तो I बराबर V अपॉन आर लगा करके आप यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इन तीनों समीकरणों को आपको याद रखना होगा, तो ध्यान रखना प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो समीकरण होता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है दोस्तों वो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आए, इनका डेरिवेशन में आपको करा दिया। दोस्तों मैं चाहता तो आपको सीधे फॉर्मूले बता देता, समीकरण बता देता, वोल्टेज का ये होता है और विद्युत भाग बल का इतना होता है और धारा का इतना होता है, और आगे बढ़ जाता मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, आप चीज़ों को रटे नहीं, आप चीज़ों की जड़ तक पहुँचे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर मान लीजिए आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो अभी आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का, तीनों के लिए सेम रहेगा, ध्यान रखना। इनका जो ग्राफ आता है वो किस प्रकार से आता है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक ग्राफ खींचा था प्रत्यावर्ती धारा के लिए, कितना था देखिए, किस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था कुछ, है ना। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ठीक है, अब ठीक है। और ये है इधर धारा, ये समय है इधर, और ये है 0, ये हो गया धारा का अधिकतम मान धनात्मक दिशा में प्लस I नॉट, और ये ऋणात्मक दिशा में धारा का अधिकतम मान माइनस के I नॉट, ठीक है दोस्तों। और ये जो है इधर समय है, और इधर क्या है, ये क्या है, ये है आपका धारा या फिर वोल्टेज, धारा या वोल्टेज, या फिर आप विद्युत वाहक बल भी ले सकते हैं। तीनों के लिए ग्राफ जो आता है ऐसा ही आता है, ठीक है। तो चलिए मैं किसी एक चीज के लिए ले लेता हूं, अब मैं बताता हूं आपको ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है। दोस्तों या तो आप CRO पे देख ही सकते हैं इसको, CRO कैथोड रे ऑसिलेटर, आप उसमें विद्युत धारा का सिग्नल लगा दिए इनपुट में आप, और आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ ड्रॉ होकर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास CRO नहीं है तो क्या, मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। जरूरी नहीं है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी ऐसा ही होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का भी सेम ऐसा ही होता है। तो मैं किसी एक के लिए ग्राफ दिखा देता हूं आपको, चलिए मैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही दिखा देता हूं, ठीक इसी तरीके से आप वोल्टेज का, ठीक इसी तरीके से आप, ठीक है, विद्युत भाग बल के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। देखिए ये धनात्मक दिशा में आधा चक्कर होता है ये, और ये ऋणात्मक दिशा में आधा चक्कर हो गया, और दोनों को अगर मिला देंगे तो ये पूरा एक चक्कर हो गया, इतना, दोनों दिशाओं में आधा चक्कर उधर आधा चक्कर इधर, पूरा हो गया एक चक्कर। और इस एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय जो होगा उसको कहेंगे हम आवर्तकाल, और आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम यहाँ पर, T से कर रहे हैं,
तो कैपिटल टी क्या है, विद्युत धारा के, ठीक है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय है, आवर्तकाल, इसको हम कैपिटल टी से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, जब ये टी है तो ये आधा समय हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर t/2, और ये जो है यहाँ पर ये जो मान होगा ये t/2 का भी आधा हो गया, मतलब पूरे टी का 1/4 यानी कि t/4। और दोस्तों इसी तरीके से ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पर 3t/4। अब यहाँ देखिए आप कि ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको टेबल बनाता हूँ एक, समझिए, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए समय के साथ आपको धारा का मान देखना है कि कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम समय लेते हैं t, और यहाँ पर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान i। ठीक है, t और i, धारा i और समय t के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं ये वाला टाइम, ये 0, t बराबर 0 लेंगे। फिर हम देखेंगे इस चौथाई समय t/4 पर, t बराबर t/4 पर, यहाँ t बराबर 0 कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे t बराबर, यहाँ चेक कर लिया हमने, फिर हम यहाँ t/2 पर चेक करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे इस समय पर, यानी 3t/4, t बराबर 3t/4, और फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर t बराबर t, स्मॉल t बराबर कैपिटल T। मैं इन पांचों, ठीक है, समय के मान पर अलग अलग धारा का मान निकालता हूँ, कितना आएगा। देखिए हम जानते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t है हमारा धारा का समीकरण। सबसे पहले t बराबर 0 लगाइए, इसमें t बराबर 0, तो I बराबर I0 साइन 0 हो जाएगा ओमेगा t, और t हो गया हमारा 0 पे चेक कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा पूरा 0, और साइन 0 का मान होता है दोस्तों 0, अर्थात I बराबर पूरा 0 हो गया। तो देखिए धारा I का मान कितना आएगा, 0, क्या आ गया 0। चलो इसको मैं खाली 0 भी लिख देता हूँ। ठीक है, t है ये धारा का मान। आगे चलिए, अब मैं लेता हूँ t बराबर t/4 समय, I बराबर I0 साइन ओमेगा t की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, t/4। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको, t की जगह t/4, या इसको हम I बराबर I0 साइन ओमेगा/4 इंटू टी, और टी को हम 2π/ओमेगा भी तो लिख देते हैं। और दोस्तों यहाँ से ओमेगा से ओमेगा खत्म, और 2 से ये 2 खत्म, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बचा, I बराबर I0 साइन, कितना बच गया, π/2, π/2 मतलब साइन 90 हो गया, पाई का मतलब 180, 180 का आधा 90, साइन 90 हो गया ये, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I0 गुणा, और ये पूरा हो गया 1, मतलब I बराबर I0, और I0 क्या है, धारा का अधिकतम मान। तो ध्यान रखना t बराबर t/4 पर धारा का मान कितना आया, I0 आया, अर्थात अधिकतम आ गया, धनात्मक दिशा में प्लस आ रहा है ना, प्लस I0 यानी धनात्मक दिशा में अधिकतम। अब t बराबर t/2 पर चेक करते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, क्या रखना है, t बराबर t/2, I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ठीक है जी, क्या लिख रहे हैं हम, t/2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा t की जगह ओमेगा/2, तो हम इसको कर ही दें, और t की जगह 2π/ओमेगा, फिर से देखिए 2 से 2 खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म, तो I बराबर I0 साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 का मान फिर से क्या हो जाता है दोस्तों 0, तो I0 इंटू 0 मतलब 0, मतलब t/2 समय पर धारा का मान क्या आ गया, 0 आ गया, लिख दिया 0 हमने। ठीक है, इसी तरीके से हम t/3t/4 और t पर चेक करेंगे तो धारा का मान क्या आएगा, नेगेटिव में I0 आएगा, और यहाँ फिर से 0 आएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, छोड़िए मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, 2 मिनट का टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। क्या रख रहे हैं हम, 3t/4 रख रहे हैं, I0 साइन ओमेगा क्या है 3t/4, यानी I बराबर I0 साइन ओमेगा/4, ठीक है 3,
ओमेगा अपॉन 4 और 3 ये रहा, और टी की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, ओमेगा खत्म, 2 से कट गया 2 बार, तो ये क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा आई बराबर आई नॉट साइन कितना बचा है 3 पाई अपॉन 2। देखिए पाई अपॉन 2 कितना है 90, 90 दिया 270, इसका मतलब क्या बचा है ये आई बराबर आई नॉट साइन, ठीक है 90 है, पाई 90 दिया 270, साइन 270 है, और साइन 270 का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कितना होता है ये माइनस के 1 होता है, तो आई बराबर आई नॉट माइनस 1, आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के आई नॉट। तो आप देख रहे हैं माइनस के आई नॉट आ गया, देखिए ये आ गया माइनस के आई नॉट, ठीक है। और जब आप टी की जगह टी कर देंगे ना यहाँ पे स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, और टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कट जाएगा 2 पाई, यानी कि साइन 2 पाई मतलब 360 हो जाएगा, और साइन 360 का मान फिर से 0 हो जाता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब तो आप कर सकते हैं ना, इसको तो आप लिख ही दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों मैंने अलग अलग समय पर समय का मान अलग अलग लेते हुए 0 टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 4 टी, इन सबको लेकर के मैंने धारा का मान निकाला, और एक बार 0 आया, फिर प्लस आई नॉट, फिर 0 माइनस आई नॉट, फिर 0। समझो जरा इसको, t बराबर 0, यहाँ क्या है धारा का मान भी 0 है, देखिए धारा भी क्या है अपने 0 पर ही है। फिर t बाई 4 यानी कि इस समय पर धारा का मान कितना आ रहा है, प्लस आई नॉट ने अधिकतम यानी धनात्मक दिशा में अधिकतम, तो देखिए धनात्मक दिशा में अधिकतम देखो ये रहा, तो टी बाई 4 पर क्या आ रहा है धारा का मान अधिकतम आ रहा ना, देखो ये आ रहा अधिकतम हो गया। और देखिए टी अपॉन 2 यानी इस समय पर क्या आ रहा है धारा का मान फिर से 0, तो देखिए धारा का मान अधिकतम हुआ इस पॉइंट पर, फिर घटते घटते क्या हो गया फिर से 0 हो गया ना, हो गया, तो टी बाई 2 समय पर धारा का मान 0 हो गया। फिर 3t अपॉन 4 टाइम, कौन सा है 3t अपॉन 4 ये टाइम ए यहाँ, तो देखिए धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्या हो गया ऋणात्मक है, अधिकतम हो गया ना, तो 3t अपॉन 4 पर धारा फिर से अपने अधिकतम मान पर पहुंच चुकी है, लेकिन नेगेटिव में, तो देखिए 3t अपॉन 4 पर नेगेटिव धारा का मान है, ठीक है, और कैसा है अधिकतम है नेगेटिव में। और फिर से धीरे धीरे घटते 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 टी समय में वो क्या होगी फिर से अपने 0 पर आ गई, धारा का मान क्या हो गया फिर से 0। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं टी पूरे समय यानी कैपिटल टी समय पर क्या आ गया धारा का मान 0 आ रहा है फिर से। तो आई थिंक अब आपको मैथमेटिकली भी समझ में आया होगा कि धारा के, ठीक है, धारा के मान जो आते हैं ये किस प्रकार से आ रहे हैं, जब हम समय को बदलेंगे तो समय के साथ साथ धारा का मान परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं इसे प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, और वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और उसका ग्राफ हो गया ये। आई थिंक आपको इतना समझ में होगा। तो मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। पहले आप सुन लीजिए दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा दोस्तों, दिष्ट धारा को मैंने ग्राफ से बताया था, ये इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि साइकिल नहीं होते, साइकिल नहीं कंप्लीट होते हैं, चक्र नहीं होते हैं, तो अर्थात यहां पर आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है 0 होती है। और हम क्या जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, और इसमें चक्रों की संख्या क्या होती है 0, क्योंकि ये तो बिना मान को परिवर्तित किए एक समान रूप से आगे बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अगर मैं एक चक्कर की बात करूं, एक चक्कर की, तो आप देख रहे हैं एक चक्कर में, पहले आधे चक्कर की बात कर लेते हैं, धारा एक बार अधिकतम हुई फिर 0 हुई, ठीक है, आधे चक्कर में एक बार अधिकतम एक बार 0, फिर अगले आधे चक्कर में ऋणात्मक दिशा में वो फिर से अधिकतम हुई फिर से 0, मतलब पूरे एक चक्कर में विद्युत धारा 2 बार तो अधिकतम होती है और 2 बार न्यूनतम होती है। क्या समझ पाए दोस्तों इससे? हम ये समझ पाए कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो एक चक्कर में अपने अधिकतम मान को 2 बार प्राप्त करती है और अपने न्यूनतम मान को भी 2 बार प्राप्त करती है, यानी 2 बार अधिकतम मान 2 बार न्यूनतम मान, ठीक है, ओके। अब देखिए सोचिए, अगर मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर ले रही है, और एक चक्कर में 2 बार अधिकतम 2 बार मिनिमम, 2 बार अधिकतम 2 बार मिनिमम, तो आप सोचें एक चक्कर में
1 सेकंड में कितनी बार अधिकतम कितनी बार मिनिमम होगी। तो ध्यान रखना है 1 सेकंड में 50 चक्कर और 1 चक्कर में 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम। तो पूरे 1 सेकंड में 50 चक्करों में 100 बार अधिकतम 100 बार न्यूनतम मान प्राप्त कर लेगी धारा। अर्थात दोस्तों ध्यान रखना है जो बल्ब जो होता है, जो आपको बल्ब चलता है ना बल्ब, वो पूरे 1 सेकंड में 100 बार जल जाता है और 100 बार बुझ जाता है। मतलब धारा का मान क्या हो जाता है उसमें 0 हो जाता है। तो कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती है तो बल्ब 1 सेकंड के अंदर 100 बार तेजी के साथ चमकता है और 100 बार बिल्कुल मंद हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जलना बंद हो जाता है। तो 100 बार जल जाता है, 100 बार बुझ जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यह ना एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली? अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या हेल्पफुल लगी हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को जस्ट अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेशन दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।